Hello guys, my name is Shivam Kumar. I have recently cleared my CA Inter both groups in May 24 attempt and I have scored 85 marks in accounts. So in this video, I'm going to share my certified copy of my answer sheet with you. एंड सो मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है। हाँ, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम का मतलब आपको पता है पेपर में क्या होता है। 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है एंड 30 मार्क्स की एमसीक्यू होती है। एंड सब्जेक्टिव के जो 70 मार्क्स का पेपर होता है उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, 14 मार्क्स ईच का। सो उसमें आपको देखो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है एंड उसके अलावा आपको सेकंड से लेकर सिक्स क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब उसमें एक ऑप्शन होता है, कोई भी एक आप छोड़ सकते हो। हाँ, एंड इसके अलावा फिर मैं इस वीडियो में ये भी बात करने वाला हूँ कि क्या एग्जाम में ग्रेस मार्क मिलते हैं। मुझे अकाउंट्स में आई थिंक 3 to 4 ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं आंसर शीट के साथ कि मतलब एग्जाम में मैं अपनी आंसर शीट शेयर करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, सो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट किया था एंड क्वेश्चन 4 वाज़ बेसिकली कि 2 कंपनीज़ हैं, वो अमाल्गमेट हो रही हैं, तो उनको मतलब कितने शेयर, डिबेंचर्स वगैरह इश्यू होंगे, ये कैलकुलेट करना था। एंड वन मोर थिंग, मतलब एग्ज़ाम में बेसिकली स्टेप मार्किंग होती है। जैसे आपने अगर क्वेश्चन सही किया एंड बीच में कहीं एक पॉइंट गलत हुआ है, तो ये नहीं कि आपके पूरे मार्क्स कट होंगे, सिर्फ वो वाले उस पार्ट में आपको मार्क्स मिलेगा, बाकी आपको पूरे क्वेश्चन का मार्क मिलेगा। मतलब स्टेप मार्किंग होती है बेसिकली। सो यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पे शेयर्स निकालना था तो शेयर्स निकाल दिए मैंने सही से। एंड हाँ, शेयर्स, देन प्रेफरेंस शेयर्स, देन टोटल एसेट्स, ये सब सही किया मैंने यहाँ तक। जैसे कि यहाँ पे स्टेप मार्किंग, यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स मिले, यहाँ तक मैंने सही किया, मतलब ये वाले जो भी स्टेप है। फिर यहाँ के मुझे यहाँ पे गलती हुई है प्रेफरेंस शेयर में, तो यहाँ पे मुझे कम मतलब हाफ मार्क्स मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एंड फिर उसके बाद हमें ना उस कंपनी की बैलेंस शीट बनानी थी, मतलब अमेलगमेशन होने के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। तो इसमें भी मुझे, जैसे यहाँ पे मुझे ये दोनों अमाउंट्स में गलती है, तो यहाँ पे मुझे इन दोनों पॉइंट्स के मार्क्स मिलेंगे। बाकी जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स, ये तीनों मैंने सही किया है, तो इसमें मुझे मार्क्स यहाँ पे मतलब मिले हुए हैं। जैसे फिर यहाँ पे भी आई थिंक ये 21,25,000 ये वाला अमाउंट गलत है, सो इस पॉइंट पे डिडक्ट हुआ है। एंड बाकी जैसे मैंने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, तो आपको एक सेकेंड, हाँ, जैसे बैलेंस शीट बनाया तो आपको वहाँ पे जैसे एग्जाम में टाइम की थोड़ी कमी होती है, तो ज़रूरी नहीं स्केल वगैरह से आप चाहो तो खुद से हाथ से लाइन खींच लो जल्दी से, मतलब हाँ सीधी रखना, बहुत ज़्यादा तिरछी ना हो, बट हाँ नॉर्मली वहाँ पे क्योंकि टाइम की कमी होती है बेसिकली, तो आपको हाथ से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये फिर नोट्स टू अकाउंट्स, हाँ, सो यहाँ पे मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला अमाउंट गलत है, तो इस वाले पॉइंट पे इन्होंने काटा हुआ है। बाकी जो जो सही है उसका मुझे स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। देन हाँ, ये मैंने वर्किंग नोट शो किए हैं। जिस पहले तो ये मैंने बैलेंस शीट बना दिया, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, एंड फिर नीचे आके मैंने कुछ वर्किंग नोट भी शो कर दिए, जैसे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना, और दो गलत है ये। फिर ये गुडविल कैपिटल जब, हाँ, सो फोर्थ क्वेश्चन में मुझे टोटल आई गॉट 9.5 मार्क्स, तो 14 में से यहाँ पे मुझे 9.5 नंबर मिले, 9.5 मार्क्स। देन फोर्थ के बाद आई हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वेट अ मिनट, हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमें आर्ट एंड क्राफ्ट लिमिटेड है, सो इन दोनों को कंसोलिडेट करके, कंसोलिडेशन हो रहा है दो कंपनीज़ का, एंड उसके हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। सो यहाँ सीधा मैंने बैलेंस शीट स्टार्ट किया। यहाँ पे भी जैसे ये दोनों पॉइंट्स गलत थे, तो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे जैसे मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने गलत कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, सो इन दोनों पॉइंट्स को इन्होंने सर्कल किया हुआ है, मतलब क्रॉस किया हुआ है, एंड बाकी सारे पॉइंट्स को इन्होंने टिक करके देखो यहाँ पे स्टेप मार्किंग, यहाँ पे मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं। एंड देन आगे जाते हैं, फिर ये नोट्स टू अकाउंट्स आ गया। यहाँ पे हाँ, जैसे मैंने बताया माइनॉरिटी इंटरेस्ट गलत है मेरा, बाकी सब सही है, तो उस पर उन्होंने टिक कर रखा है। जैसे यहाँ पे फिर मुझे स्टेप मार्किंग यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिल गए। फिर ये बैलेंस शीट हो गया, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में शो कर रखा है जो जो चीज़ें कैलकुलेट की, जैसे मैंने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस वगैरह। तो यहाँ पे जैसे कोई स्टेप मार्किंग जो भी, मतलब इसमें स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4, तो उसमें जो जो सही होंगे उस स्टेप के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जो जैसे हाँ देखो, यहाँ पे फिर मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे इन्होंने क्रॉस कर रखा है, बाकी सब सही है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे मिला है 10 मार्क्स, मुझे 14 में से फिफ्थ क्वेश्चन में मिला है 10 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 3,
एंड बाकी जैसे मैंने बताया कि सेकंड से लेकर सिक्स क्वेश्चन में आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, एक स्किप करना होता है। तो ये जो है आप जो स्टार्टिंग का आपको रीडिंग टाइम मिलता है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस टाइम आपको एमसीक्यू नहीं देते, सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो उस टाइम आप ना फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि वो तो कंपलसरी, वो तो करना ही आपको। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है उसको एक बार रीड करो एंड देख लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा आपको स्किप करना है। तो पहले डिसाइड कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मान लो बाद में तो क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपको लगा बहुत डिफिकल्ट है एंड फिर छोड़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, जो भी होगा। सो आप स्टार्टिंग की जो रीडिंग टाइम है उसके अंदर ये डिसाइड कर लो एटलीस्ट कि मुझे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा टाइप। तो वहीं पे डिसाइड कर लो आप स्टार्टिंग की जो रीडिंग टाइम है, ठीक है। देन इसके बाद मैंने क्वेश्चन थर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का था। इसमें मैं बेसिकली बताना था कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना था हर साल का, एंड प्रॉफिट कितना रिकग्नाइज करेंगे हम हर साल के लिए। एंड यहाँ पे जैसे मुझे कैलकुलेशन करनी, तो मैंने यहाँ पे जैसे देखो मैंने बॉक्स बना रखा है जो आंसर है, ताकि एग्जामिनर को चेक करते हुए ईजी रहे कि मतलब कहाँ से, जैसे यहाँ पे जैसे इतना सारा चीज़ है वो कहाँ पड़ेगा, मेरा आंसर एग्जैक्ट कहाँ है। सो यहाँ जैसे मैंने देखो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ईयर 1 का, यहाँ मैंने इसको बॉक्स बना रखा है रेक्टेंगल। फिर ईयर 2 का भी यहाँ पे मैंने बना रखा है, देन ऐसे ईयर 3 एंड ईयर 4। सो मैंने ऐसे बॉक्स बना रखा है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में ईजी हो। तो ये आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है वहीं पे आपको आंसर शो कर रहे हो तो ये कर दो। देन फिर जैसे मैंने प्रॉफिट टू बी रिकग्नाइज, यहाँ पे जैसे प्रॉफिट का मैंने फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट का मैंने बॉक्स बना रखा है। देन ऐसे ईयर 2 के प्रॉफिट का यहाँ पे बॉक्स बना रखा है मैंने, ऐसे मतलब रेक्टेंगल बना के वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दो कि एग्जामिनर को दिख जाए कि हाँ आपका आंसर कहाँ है। जैसे इतने मैंने यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हैं तो वो ढूंढेगा कहाँ पे मतलब आंसर कहाँ है, तो सीधा मैंने वो उससे दिख जाएगा, ठीक है। देन ईयर 4 का ये निकाल दिया मैंने। एंड एक बार मैंने यहाँ पे दोबारा भी समराइज़ कर रखा है कि प्रॉफिट ईयर 1 2 3 4 का क्या है, और दो ऊपर मैंने रेक्टेंगल कर रखा है, तो ठीक है ये हो गया। देन क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट था हमें, थर्ड का ए में आई थिंक आई हैव गॉट फुल मार्क्स। हाँ क्वेश्चन थर्ड के ए में जैसे 7 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, ए 7 मार्क्स का एंड बी 7 मार्क्स का। तो ये मैंने पूरा सही किया, तो ए में मुझे 7 मार्क्स मिल गए। एंड देन थर्ड का बी था, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना था। तो जनरली कैश फ्लो में पूरा कैश फ्लो नहीं आता, आपको कोई भी एक पूछेंगे। एंड जनरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही पूछते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं। हाँ बाकी लेकिन कोई भी एक ही पूछते हैं कैश फ्लो में। इतना आई थिंक कुछ अटैम्प्ट से नहीं आ रहा कि फुल फ्लेज कि आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग सब निकालना, नहीं एक ही का आता है। तो इसमें जैसे था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हमें कैश फ्लो निकालना था, तो मैंने निकाला, तो ये भी मैंने पूरा सही किया। तो इसमें भी हाँ तो ये मैंने कर दिया। एंड नीचे मैंने एक वर्किंग नोट शो कर दिया टैक्स पेड निकालने का, ये जो भी अकाउंट बना के। तो इसमें मुझे थर्ड बी में मुझे 7 मार्क्स मिल गए हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे टोटल 14 मार्क्स मिल गए हैं, 14 आउट ऑफ 14। ये मेरा पूरा सही था। देन मैंने किया क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बनानी थी मतलब जर्नल एंट्री करनी थी। तो जर्नल एंट्री में क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैंने स्टार्टिंग में ये एंट्रीज़ की एंड ये ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, क्योंकि लेट हो रहा था मुझे थोड़ा, तो मैंने वो कर दिया मुझे, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह भी करना था। मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करने के बाद देन आई स्विच टू एमसीक्यू, क्योंकि पता है एमसीक्यू ना 30 मार्क्स का होता है एंड कंपेरेटिवली आप 30 से 40 मिनट में एमसीक्यू कर लेते हो, तो काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो आपको ना मतलब मेरे हिसाब से अपना स्टार्टिंग में कुछ जैसे सब्जेक्टिव कर लो 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद पहले आप एमसीक्यू कंप्लीट कर लो, देन आप सब्जेक्टिव करना। जैसे एंड में मानो आपको टाइम कम है तो आपने अगर एमसीक्यू छोड़ दिया तो आपके बहुत मार्क्स कटेंगे, बट सब्जेक्टिव में क्या अगर थोड़ा बहुत छूटा तो उसके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे कंपेरेटिवली। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी जर्नल एंट्री की। एंड जैसे कुछ मैंने टाइम की वजह से मैं यहाँ पे डाल भी नहीं पाया, मतलब वो जर्नल एंट्री के नरेशन बेसिकली मैं लिख नहीं पाया इसमें। तो ठीक है मैंने जर्नल एंट्री कर दिया, तो उसके भी सही है। इसके आई थिंक रफली हाफ मार्क्स और समथिंग डिडक्ट हुए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो मैंने जर्नल एंट्री करी है सारी सबसे। तो यहाँ पे मुझे मिला है आई हैव गॉट 13.5 मार्क्स। सो यहाँ पे मेरे हाफ मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो आई मोस्ट प्रॉब्ली ये उसी के चक्कर में मतलब थोड़ा नरेशन में इशू है। एंड नीचे भी थोड़ी ये तो जैसे क्वेश्चन 2 का ही पार्ट था, इसमें कैपिटल रिडक्शन अमाउंट बनाना था, तो ये भी सही है मेरा। एंड हाँ यहाँ पे मैंने एंट्री में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे। एंड बाकी जैसे नरेशन नहीं लिखा था तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो वो आप टाइम के हिसाब से ऐसी चीज़ें देख सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत कुछ स्किप करना है। या बाकी जैसे मेरी जनरल एंट्री सही है, तो हाँ आई हैव गॉट 13.5 मार्क्स। यहाँ पे आपको थोड़ा दिखने अच्छे से, बट हाँ ये 13.5 मार्क्स है। तो सेकंड में 13.5 आउट ऑफ 14। इन क्वेश्चन 2 के बाद मैंने फिर अटेम्प्ट किया था फर्स्ट, हाँ बट क्वेश्चन 2 के बाद मैंने पहले एमसीक्यू वो कर लिया था अपना, क्योंकि एमसीक्यू 30 मार्क्स होते हैं। आप एमसीक्यू जल्दी जल्दी करोगे तो रफली 30 से 40 मिनट में आप कर सकते हो चीज़ें। एंड मेरे एमसीक्यू में भी आई हैव स्कोर्ड 26 मार्क्स आउट ऑफ 30। सो ये आप देख लेना वहाँ पे कि आपको
कौन सा स्लॉट पे आपको एमसीक्यू कब अटेम्प्ट करना है, बट बिल्कुल एंड के लिए मत बचा के रखना है एमसीक्यू, क्योंकि एंड में मानो कुछ टाइम कम है तो आपने अगर एमसीक्यू छोड़ दिया तो 30 मार्क्स काफ़ी मतलब स्कोरिंग होता है एमसीक्यू से, आपके मार्क्स काफ़ी वो हो सकते हैं, आपका एमसीक्यू आपको एग्जामिशन तक दिला सकता, काफ़ी चीज़ें मतलब उस पर डिपेंड करता है, तो आप एमसीक्यू को थोड़ा अच्छे से सीरियसली लेना। हाँ, देन आगे क्वेश्चन 1 ये था कंपलसरी क्वेश्चन, इसमें कुछ वो मतलब स्किप करने का था ही नहीं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन 1 में आई थिंक 3 पार्ट्स थे। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें था हमें AS16 का हमें बोरिंग कॉस्ट निकालना था कि कितना इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। सो इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक हुए मेरे से, बाकी देखो जो जैसे सही है। तो यहाँ पे मुझे स्टेप मार्किंग मिला है, जैसे 1 मार्क मिला है यहाँ पे, जैसे इंटरेस्ट अर्न वगैरह मैंने सही निकाला है, कैपिटलाइजेशन रेट सही निकाला है, ये सब, बाकी मिस्टेक भी हुई हैं। सो मतलब हाँ, वन के ए पार्ट में मुझे बहुत ही कम, हाँ 1 के ए पार्ट में मुझे मिला है 2.5 मार्क्स, एंड ये था 7 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स में से आई गॉट 2.5 मार्क्स। देन 1 का बी था, इसमें मैं बेसिकली रॉ मटेरियल का वो निकालना था पूरा, उसका कितना कॉस्ट होगा, कितने पे रिकॉर्ड करेंगे उसको, तो इसमें मैंने यहाँ पे निकाला। तो 1B में मुझे मिला है 5.5 मार्क्स। सो ये भी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, तो ये 7 मार्क्स के, तो उसमें मुझे 2.5 मार्क्स मिले, एंड यहाँ पे मुझे मिला है 5.5, तो यहाँ पे टोटल मुझे मिले हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 8 मार्क्स। सो ये था मेरा सब्जेक्टिव पेपर, यहाँ कंप्लीट हो गया। हाँ, बाकी थोड़ा ना पता है पेपर बहुत लेंथी था, मतलब मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से सुना कि अकाउंट में उनका कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया, तो मैं तो पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था। बट यार थोड़ा ना आप स्पीड मेंटेन करना, स्टार्टिंग से आप कैलकुलेट करके चलना कि आपको कितने मार्क्स के लिए कितना टाइम मिल रहा है, उस हिसाब से आप देखना चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री वाला दिखाया मैंने आपको कि मैंने नरेशन छोड़ दिया, मुझे टाइम कम था तो मैंने पहले नरेशन छोड़ दिया, पहले बाकी वो अटैम्प्ट किया, एंड में मुझे टाइम मिला तो मैंने जितने भी नरेशन हो सके जल्दी जल्दी जो भी लिखना था मैंने वो लिखा, ये था। तो सब्जेक्टिव में एक सेकेंड, सो सब्जेक्टिव में मुझे बेसिकली मिले हैं 55 मार्क्स आउट ऑफ 70, यहाँ पे 15 मार्क्स डिडक्ट हुए मेरे। एंड फिर मैं आपको साथ अपनी OMR शीट शेयर करता हूँ अकाउंट्स में, उसमें कितना है, इसमें मुझे आया 26 मार्क्स, इसमें आप गॉट 26 आउट ऑफ 30 मार्क्स। सो बेसिकली जैसे 15 क्वेश्चन थे, तो इसमें से आई थिंक 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, बाकी मतलब 15 में से 13 सही है, तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया स्कोर है। एंड वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे मुझे 26 मार्क्स आए इधर, एंड यहाँ पे आया 55, तो 55 प्लस 26 कितना होता है, 81 मार्क्स। बट मुझे मेरे मार्कशीट पे शो किया गया था 85 मार्क्स, तो आई थिंक 4 मार्क्स हमें दिए गए हैं, वो ग्रेस मार्क्स मिले हमें, 4 नंबर मुझे ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो आई डोंट नो ग्रेस मार्क्स क्यों एंड कैसे देता ICI, बट हाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे 4 मार्क्स का ग्रेस मिला, क्योंकि 55 मार्क्स इधर है एंड इधर मेरा 26 मार्क्स है, तो 81 मार्क्स बनते हैं, बट आई हैव गॉट 85 इन अकाउंट्स। तो आई थिंक हो सकता है कुछ लेंदी पेपर था या कहीं कुछ मिस्टेक रहा हो उसके चक्कर में, बट या मतलब मुझे 4 नंबर ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो बाकी ठीक है, ग्रेस मार्क्स मिले तो ठीक है, बट आप इसके भरोसे नहीं रह सकते कि आप पास होने वाले होगे, 40 के नीचे हो तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल के पास हो जाओगे, तो इस भरोसे मत रहना। बाकी हाँ, ये थी मेरी आंसर शीट। एंड हाँ, MCQ के लिए एक और बात मुझे बतानी थी कि MCQ में जैसे आपको है ना कि अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करना। आप जैसे अपना अकाउंट्स का पढ़ रहे हो तो अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को पूरा समझ के पढ़ो, ये नहीं कि बस रटना है चीज़ें वो कर ली, समझ के कि ये क्यों हो रहा है, एंड बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो MCQ आपको अपने आप ही हो जाएगा। लाइक मैंने कुछ अलग से कोई भी MCQ प्रैक्टिस या कुछ अलग से बुक नहीं किया था, बस अपने अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ा था, एंड मेरे MCQ में मतलब मेरे 26 मार्क्स आए, तो मतलब मेरा बस 2 क्वेश्चन कोई गलत हुआ MCQ का। तो ये MCQ के लिए आपको कुछ अलग से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप जो पढ़ रहे हो उसी को अच्छे से मतलब चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट में क्लियर रखो, हो जाएगा MCQ। एंड बाकी टाइमिंग का इशू रखना, वो ध्यान रखना, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर लेंदी आता है, एंड इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी ट्रिकी थी। मतलब अकाउंट्स में बेसिकली मैंने जो MTP सॉल्व किया था, तो MTP में बेसिकली बहुत ही आसान से मतलब एडजस्टमेंट है, तो मुझे लगा था कि ये तो बहुत आसान हो जाएगा, बट जब एग्ज़ाम में बैठे तो कुछ एडजस्टमेंट थी ट्रिकी है, मतलब जहाँ पे मेरे मार्क्स भी डिडक्ट हुए हैं। सो या, एंड बाकी टाइम का भी खास ध्यान रखना, क्योंकि अकाउंट्स में पेपर बहुत लेंदी होता है, बहुत बच्चे मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि उनके 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे, 1 क्वेश्चन एटलीस्ट छूटा था बहुतों का, तो ये चीज़ है। बाकी सो यहाँ, एंड ये इस मार्कशीट का इस आंसर शीट का आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर लेना। एंड आपको अगर और कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, कुछ मुझसे अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो या, दैट्स इट, बाय।